नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का बहुत ही चर्चित पेपर। चर्चित मैं क्यों कह रहा हूँ? चर्चित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पेपर है पोस्ट कोड 977 का। आपको पता है पोस्ट कोड 977 और इसके टॉप पर क्यों चर्चा है। मैं अगर पोस्ट कोड से आप नहीं समझे तो पोस्ट का नाम भी जान लीजिए। पोस्ट का नाम है मार्केट सुपरवाइज़र। मार्केट सुपरवाइज़र पोस्ट का नाम है और ये चर्चा में है, इसके टॉप पर चर्चा में है। अभी आप हिस्ट्री का सेक्शन सबसे पहले देखना, आप इसके क्वेश्चंस देखना और आपको अनुमान लग जाएगा कि पेपर आसान था या टफ था। इसमें जो था वो बाकी जो क्वेश्चन थे, बाकी इसमें 80 क्वेश्चन जो था वो जीके के थे और बाकी के 120 क्वेश्चन जो थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो दोनों सब्जेक्ट में किस तरह से किसकी कितनी कमांड हो सकती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीके में और दूसरे किसी सब्जेक्ट में बच्चों की कितनी कमांड हो सकती है। आज इस पेपर को देख लीजिए, समझिए, हर इक्वेशन को इम्पोर्टेंट देखिए कि आपको किस तरह से आगे हेल्प मिल सकती है एग्जाम में, और बाकी चर्चा में क्यों था वो आपको पता चल गया है। अब तो ना पेपरों का भी मजाक बनने लग पड़ा है। अब तो कमेंट्स में भी ना मजाक में कह रहे हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। कोई कंडक्टर के लिए जो हमने कल फ्री वाली सीरीज स्टार्ट की थी तो उसमें कमेंट्स ये भी आया था कि है ना, क्यों तैयारी करनी, पैसे दे के पेपर ले लो, है ना। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो सच में पढ़ाई का एक मजाक जो है यहाँ से बन रहा है। ये बहुत ही दुखद है कि इस तरह से पढ़ाई के साथ जो है वो हो रहा है, बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है। परंतु आगे आने वाले टाइम में हम ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी की तो एटलीस्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिसका सभी को उम्मीद होती है कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होगी, उसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 115 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस थे। और भी इसमें बोलते हैं विच आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस्ड बाय हड़प्पन पीपल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोलते हैं कि हड़प्पा के लोगों द्वारा माने जाने वाले धर्म का लक्षण निम्न में से कौन था, कौन सा नहीं था। नहीं है पूछा गया है यहाँ से। तो हड़प्पा में अगर हम रिलीजन की बात करें ना तो इनमें से नेचर वर्शिप इनमें नहीं था। ये नेचर की ज़्यादा पूजा नहीं करते थे। बाकी वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस की ये पूजा करते थे। ये मैजिक और जो भी माया होती थी, बलि होती थी, इन सेक्रीफाइसेस के ऊपर ये विश्वास करते थे। और ये मृत्यु के बाद जीवन के विस्तार की, मृत्यु एक बार इंसान की हो जाती है तो उसके बाद जीवन का विस्तार होता है, इस बात के ऊपर भी ये विश्वास करते थे। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, परंतु नेचर के जो ज़्यादा वर्शिप थी उसके ऊपर ही ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। इनका जो क्वेश्चन एक और बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी इसके लोग किसको पूजते थे। तो ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, देवी माँ की उपासना करते थे। इनके यहाँ पर जब आपको पता है हड़प्पन साइट में जब अलग अलग चीज़ें मिली तो कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिला। बस ये पाया गया कि ये जो आइडल, इनके मूर्ति पूजा के ऊपर थोड़ा विश्वास रखते थे। ये लोग जादू टोना भूत प्रेतों इनके ऊपर जो था वो विश्वास करते थे। और इनकी अगर हम और भी बातें करें तो हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें एक हड़प्पा साइट हुई, उसमें ही मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सारी साइट्स हुई। अगर रिलीजन के साथ इसको जोड़ा जाए तो एक दाढ़ी वाले साधु की एक मूर्ति मिली थी, मतलब बियर्ड थी जिस इमेज में, वो मोहनजोदड़ो में देखने को जो था वो मिली थी। और इसके अलावा अगर कुछ और इस तरह से मिला तो कांसे की एक नंगन नृत्यकी की मूर्ति मिली, ये भी मोहनजोदड़ो में ही जो था वो देखने को मिली थी। और शंख का बना बैल जो था वो हड़प्पा में देखने को मिला था। तो इस तरह की चीज़ें मिली यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, बोलते हैं विच आइडियल इज नॉट कंटेन्ड इन अथर्ववेदा। तो बोलते हैं अथर्ववेदा में कौन सा आदर्श शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करें कि अथर्ववेद में इनमें से कौन सा आइडल शामिल नहीं है तो मोक्ष वहाँ पर शामिल नहीं है। और ये क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं है। दो क्वेश्चन तो इतने आसान नहीं थे, मतलब क्रैक तो कर सकते थे, पेपर में तो कर सकते थे, परंतु इतने आसान नहीं थे कि सब्जेक्ट में भी पूरे नंबर ले लें और यहाँ पर भी पूरे नंबर ले लें। तो इतनी गुंजाइश मुझे लगता है नहीं थी यहाँ पर। ये जो अथर्ववेद था ना, ये इसके जो जितने भी आप कह लीजिए हाइम्स थे, इसके जितने भी मंत्र थे या फिर श्लोक थे, इसके जो कांड थे, यानी कि इसकी 20 किताबें मिली हैं देखने को। इसको 20 किताबों में 20 कांड उनको कहते हैं, 20 कांड में उनको डिवाइड किया गया है। इनको बुक्स भी आप कह सकते हैं। और 711 हाइम्स में इनको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा ये जो है मैजिक से मुख्य रूप से मैजिक ओरिएंटेड आप कह सकते हैं कि मैजिक के ऊपर ये था। एक बेसिकली मैजिक से रिलेटेड चीज़ें जो था वो यहाँ पर डिस्कस की गई। तंत्र टोना कह लीजिए आप। तो ये सारा ध्यान रखना है कि 20 इसके कांड या फिर मंडल या फिर किताबें आप कह लीजिए। 737
31 इसमें सुक्त हुए और कहीं पर 711 इसमें हाइम्स लिखे गए हैं, कहीं पर 731 लिखे गए हैं, 5839 इसमें मंत्र थे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ अगर कोई ऋषि जुड़े हुए हैं तो गोपथ ब्राह्मण जो था वो इसके साथ जुड़े हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट नोन एज। तो जैनिज्म को 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया, 2 पंथों में इसको विभाजित किया गया। ये 2 पंथ कौन कौन थे? ये पंथ थे श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन डी सही आंसर है। श्वेतांबर था एक का नाम दिगंबर था। अब ये 2 किस तरह के पंथ थे, इनमें क्या विशेषता थी? श्वेतांबर जो था, ये श्वेतांबर मानते थे कि अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो वस्त्रों का त्यागना बहुत आवश्यक नहीं है, ये मानते थे। और दिगंबर क्या मानते थे? दिगंबर मानते थे कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्यागना जो है बहुत ज़रूरी है, वस्त्र त्यागना जो है वो आवश्यक है। ये मानते थे कि जो जैन धर्म है उसके जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे वो स्त्री थी, और दिगंबर मानते थे कि जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे वो पुरुष थे, ये मानते थे। स्त्रियों को, श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार था, और दिगंबर के अनुसार स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं था। और जैन धर्म का बेसिक तो आपको पता ही है कि जैन धर्म जो है इसके जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। और जो महावीर स्वामी थे उन्हें जो है वो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है। और इसके बारे में माना जाता है जैन धर्म के बारे में कि महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो था वो 468 ईस्वी पूर्व हुई थी और पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बेसिक बातें मानी जाती हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन रूलर। तो कौटिल्य जो था वो किस भारतीय राजा का प्रधानमंत्री था? तो किस भारतीय राजा का ये प्रधानमंत्री था? ये जो था ये प्रधानमंत्री हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत बार पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो था वो की गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए इनके गुरु कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य आप कह लीजिए, इनका बहुत बड़ा योगदान जो था वो रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि उस टाइम जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो उस टाइम एक यूनानी शासक हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित जो था वो किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को जो था वो अपनाया था। उसी तरह अशोक बाद में जब आया था तो अशोक ने बुद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। अशोक भी जो था वो मौर्य वंश में ही था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए कि अशोक के कार्यकाल के दौरान जो कलिंग का युद्ध हुआ, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 261 ईस्वी पूर्व जो था वो हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी या फिर उसने शरीर को कब त्यागा था, कहाँ पर त्यागा था? उसने शरीर को 298 ईस्वी पूर्व त्यागा था। और इसने कहाँ पर त्यागा था? तो इसने जो था वो श्रवण बेलगोला मैसूर में पड़ता है, तो वहाँ पर इसने शरीर को जो था वो त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य क्लियर हो गया। अशोक के बारे में जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 110 में बोलते हैं शेर शाह रियल नेम वॉज। तो शेर शाह का असली नाम क्या था? अगर हम शेर शाह की बात करें तो शेर शाह का असली नाम था फरीद इसको कहते थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। शेर शाह के बारे में आपको पता चला कि फरीद जो था वो इसका असली नाम था। शेर शाह के नाम को सुनकर ये मत सोच लेना कि कोई नया नाम आ गया। इसका पूरा नाम शेर शाह सूरी था और बचपन में इसको फरीद कहा जाता था। इसने जो था एक मुग़ल शासक को हराया था और फिर राज किया था। कौन से मुग़ल शासक को इसने हराया था? तो इसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को इसने बैटल ऑफ कन्नौज में हराया था और फिर इसने शासन किया था। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में जो था वो हुई थी। संभवतः क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी। और देखो बैटल ऑफ कन्नौज के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेर शाह सूरी जो था वो इसने अच्छे काम किए। इसके कार्यकाल के दौरान एक चांदी का सिक्का चलाया गया जिसको रुपया कहा गया। इसने ग्रांट ट्रंक जीटी रोड जिसको आप कहते हैं उसका भी इसने निर्माण करवाया था। या फिर आप ये कहिए कि इसने भारत में जो था वो सड़कों के निर्माण को लेकर बहुत अच्छा काम जो था वो किया। तो इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन जो आपने जाने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 120 क्वेश्चन बोलते हैं विच रूलर बिलोंग टू होलकर डायनेस्टी। तो बोलते हैं कौन सा शासक जो था वो संबंध रखता है होलकर वंश से। तो इनमें से एक शासक ऐसा था,
एक नहीं दो शासक ऐसे थे जो होलकर डेंसिटी से संबंध रखते थे। एक तो अहिल्याबाई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है, और दूसरा शिवाजी को दूसरा जो है वो तुकोजी जो था ये भी होलकर डेंसिटी से संबंध रखते थे। अहिल्याबाई और तुकोजी ये दोनों ही होलकर डेंसिटी से रिलेटेड है। और अहिल्याबाई क्या थी? अहिल्याबाई जो था वो रानी थी। अब ये कहाँ की रानी थी? ये फेमस रानी थी एक, और ये कहाँ की रानी हुई? ये महेश्वर की जो था वो रानी हुई। महेश्वर जो था वो होलकर डेंसिटी की एक सीट हुआ करती थी। यहाँ से मतलब सीट आप इस तरह से मान सकते हैं कि यहाँ से ये साम्राज्य चलाया करते थे। और देवी अहिल्याबाई के नाम पर यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्थित है। ये यूनिवर्सिटी इंदौर में जो है वो स्थित है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं। ऑप्शन में शिवाजी दिया गया है, तो शिवाजी के बारे में आपने ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि इनके कार्यकाल के दौरान हुई। 1665 में जो था ये संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। और इस संधि में जो था वो शिवाजी को अपने 33 में से 23 किले जो था वो मुगलों को देने पड़े थे। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो जो था वो बहुत लेट हुआ था। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 121 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं हु इज़ कंसीडर एज ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम। तो बोलते हैं कर्नाटक संगीत की ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति के रूप में किसे सुविचारित किया जाता है। तो कर्नाटक म्यूजिक जो था वो इसकी ट्रिनिटी के बारे में किसको सुविचारित किया जाता है? ये सुविचारित अगर वैसे हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें ना तो ये स्क्रैप कर दिया गया है क्वेश्चन, परंतु हम ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति नाम आपको पता चल रहा है। इसको थ्री ज्वेल्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक भी कहा गया, यानी कि कर्नाटक म्यूजिक के तीन रत्न इसको कहा गया। इसमें कौन कौन आते थे? इसमें त्यागराज आते थे, इसमें कौन आते थे? और इसमें मुथुस्वामी दीक्षितार आते थे, और इसमें श्यामा शास्त्री आते थे। तो ये तीन लोग यहाँ पर आते थे। इसमें इनको जो था ट्रिनिटी कहा गया। तो ये भी आते थे, ये भी आते थे, और एक श्यामा शास्त्री, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में जो था वो आते थे। और अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक हिमाचल को आप कैसे भूल सकते हैं? यहाँ पर हिमाचल का एक मोहना सॉन्ग मुझे याद आ रहा है जो बिलासपुर का जो है वो सॉन्ग है। अच्छा, आप एक सॉन्ग का नाम मुझे कमेंट करके बता दीजिए जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में गाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मोहना बिलासपुर में गाया जाता है, और भी कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर कोई ना कोई सॉन्ग जो है जैसे कुंजू चंचलो चंबा में गाए जाते हैं, और भी कांगड़ा के अलग अलग गाने हैं। तो अपना एक एक गाना बता दीजिए, कवर हो जाएगा काफ़ी वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं विच फोर्ट वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर। अकबर के द्वारा किले बनवाए गए थे। बोलते हैं इनमें से कौन सा किला अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो ग्वालियर का किला जो था, ग्वालियर किला ऑप्शन सी अकबर ने नहीं बनवाया था। अगर अकबर के टाइम में हम बात करें कुछ किलों के बारे में, तो अकबर ने एक तो आगरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट किला बनवाया। अकबर के द्वारा ही जो था वो जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में जो था वो बनवाई गई थी। अभी पंचमहल पूछा गया था कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और आगरा ये जो था वो अकबर के द्वारा ही जो था वो पंचमहल बनवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट दिया गया है, तो ऑब्वियसली जब ये अकबर ने ही बनवाए होंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। और बीरबल की कोठी इसने बनवाई, हवा महल इसने बनवाया। अगर हम बिल्डिंग्स की ज़्यादा बात करते हैं तो बिल्डिंग्स में तो ताजमहल आ जाता है जो शाहजहाँ ने बनवाया था। जो लाल किला था वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं। पंचमहल आ जाता है जो अकबर ने बनवाया था। अकबर ने धर्म के ऊपर बहुत काम किया था। धर्म के ऊपर, ये धर्म सभी धर्मों को मानता था, तो धर्म के ऊपर इसका ज़रूर ध्यान रखना। और हम बिल्डिंग्स ही यहाँ से डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है वो किसने बनवाई थी? वो औरंगजेब ने बनवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट हून इन्वेंशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोलते हैं पहला जो हून आक्रमण हुआ था वो किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था? अगर हम बात करें कि पहला हूण आक्रमण किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, तो ये हूण आक्रमण जो था वो सबसे पहली बार स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 123 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान हुआ, ये वही स्कंदगुप्त है जो गुप्त वंश का एक शासक था। गुप्त वंश में आया जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, चंद्रगुप्त सेकंड आए, समुद्रगुप्त आए, कुमारगुप्त आए, स्कंदगुप्त भी बाद में आया। स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान हूण अन्वेषण जो था वो हुआ था। और एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की बात मानी जाए, इसके ऊपर जो मेंशन है, इसके ऊपर ये मेंशन है कि स्कंदगुप्त ने जो था वो एक झील का पुनरुद्धार करवाया था, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील।
इसने इस झील के किनारे जो था एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर विष्णु भगवान को जो था वो डेडिकेटेड था। और यहाँ पर समुद्रगुप्त दिया गया है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वी ए स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन इसको कहा गया था। कनिष्क की अगर हम बात करें, कनिष्क ने शक संवत को जो था वो स्टार्ट किया था। तो ये सारी जानकारी भी यहाँ से जोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, बोलते हैं द होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। तो होम रूल मूवमेंट जो था वो किसने स्टार्ट की थी? होम रूल मूवमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन डी एनी बेसेंट जो है वो सही आंसर है। अब ये जो होम रूल मूवमेंट थी ये एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट की थी? एनी बेसेंट के द्वारा जो था ये स्टार्ट की गई थी कब? 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने भी जो था ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, होम रूल मूवमेंट जिसको कहते हैं, उन्होंने भी जो था वो 1916 में ही स्टार्ट की थी। अगर हम एनी बेसेंट की होम रूल मूवमेंट के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट ने जो था वो होम रूल लीग जो बनाई थी इसका एक सचिव बनाया, सेक्रेटरी बनाया। सचिव जो था वो बनाया गया था जॉर्ज अरुणडेल को। जॉर्ज अरुणडेल को इसका सचिव बनाया गया था। और एनी बेसेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। पहली महिला प्रेसिडेंट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी, 1917 में जो था वो बनी थी। 1917 का सेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पर ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी। ये सेशन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये भी ज़रूर ध्यान रखना। तो इतना काफ़ी है एनी बेसेंट के बारे में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बरदौली सत्याग्रह वॉज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो बरदौली सत्याग्रह जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? ये सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो था वो कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। बरदौली सत्याग्रह हुआ कब था? ये सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1928 में ये बरदौली का सत्याग्रह हुआ, पहली बात ध्यान रखिए। और इस सत्याग्रह में हुआ क्या था? देखो बरदौली में जो ये 1928 में किसानों के द्वारा लगान ना देने का आंदोलन ये चलाया गया था। गुजरात में किसान आंदोलन में जो था वो कुनबी और पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा कालीपराज जो काले लोग थे उनके द्वारा भी जो था, इस जनजाति के द्वारा भी जो था वो यहाँ पर हिस्सा लिया गया था। ये जो कालीपराज थे ना, कालीपराज को बाद में चलकर महात्मा गांधी ने जो था वो रानी पराज नाम भी दिया था। रानी पराज नाम महात्मा गांधी ने दिया। और फिर बाद में जो उस टाइम ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी उन्होंने इसको लेकर एक कमेटी गठित की और जांच के आदेश दिए थे। और जो इसमें लगान बढ़ा दी गई थी, 30% लगान जो था यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। उस लगान को जो था वो अवैध करार दिया गया था और लगान घटाकर 6% जो था वो कर दी गई थी। 6.03% जो था वो कर दी गई थी। और पटेल जी का यहाँ पर बहुत योगदान रहा था। और सरदार पटेल के बारे में आपको पता है कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन सरदार पटेल जी पहले जो था वो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपने ध्यान रखना है, इंडिया के थे। और खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था उसमें भी इनका अहम जो था वो रोल रहा था। कई बार ना, जैसे अभी आपका एंटी का मेंस होगा, अभी आपका एचएस का मेंस होगा, एलाइड आगे आएगा, एलाइड का मेंस होगा, कई बार पूछ लेते हैं कि सरदार पटेल के बारे में कुछ लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आयरन मैन इनको कहा जाता था। दूसरी बात, इनको जो था इन्होंने योगदान दिया अपना खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, बरदौली सत्याग्रह 1928 में। ये पहले होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये सरदार पटेल जी का स्टैचू है और इनका बर्थडे जो है वो 31 अक्टूबर को होता है। कल हमने एक पेपर डिस्कस किया था, कल परसों जैसे, उसमें पूछा गया था कि इनका जन्म 31 अक्टूबर को होता है तो उसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। कुछ दिन पहले किया था हमने डिस्कस। और इनका जो स्टैचू है ना, इस स्टैचू को जो है वो एससीओ के द्वारा, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स में भी जो है वो ऐड किया गया था जनवरी 2020 में। और ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज में पूछा भी गया था जब एलाइड सर्विसेज का एग्जाम हुआ था कि कौन सा किसने जो है इस स्टैचू को ऐड किया है। तो एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी एससीओ की स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में इसको स्थापित किया गया था। और एससीओ चार्टर जो था वो 2002 में जो था वो साइन हुआ और 2003 में जो था ये अपनी एग्जिस्टेंस में जो था वो आ गया था। इंडिया 2017 में इसका मेंबर बना था, परंतु
2017 में इंडिया के साथ पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना था, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक बात जो आपने कमेंट करके बतानी है वो SCO का हेडक्वार्टर है, कि SCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, ये आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ पर था। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और दूसरा, पेपर जो है वो होपफुली कि बहुत जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपको एक अच्छा मौका है, तैयारी को शेप देते रहिए, अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। और इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।